एक ऐसी बूटी जिसे आज से 118 साल पहले दिल्ली के एक छोटे से दवाखाने में बनाया गया, लेकिन सिर्फ रिश्तों के रूप नहीं बदलते, दवाओं के भी बदलते हैं। तो दवा बन गई शरबत, और ऐसा शरबत जिसके मुरीद भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ हैं। कहते हैं कि तपती गर्मियों में तबीयत खुश कर देने वाले इस शरबत को लड़के इंजन में डाल देते थे ताकि गाड़ी ओवरहीट ना हो जाए। क्या है दवा से शरबत बनी इस लाल पानी की कहानी, और कैसे बंटवारे ने इस कंपनी को नुकसान नहीं बल्कि ज़बरदस्त फ़ायदा पहुंचाया। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोज़ाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज एक मीठी सी कहानी दिलों में ताजगी का एहसास कराने वाले रूह अफ़ज़ा की। Brought to you by Punjab National Bank and New India Assurance. साल 1907 की गर्मियों के दिन थे। उन दिनों दिल्ली में भीषण लू चल रही थी। कमीज निचोड़ दो तो आधा लीटर पानी निकल जाए, ऐसी गर्मी। आम लोग परेशान थे। नतीजतन डिहाइड्रेशन, उल्टी, डायरिया जैसी तमाम समस्याओं से लोग जूझ रहे थे। लोग वैद्य हकीमों के चक्कर काट रहे थे। दिल्ली के लाल कुआं बाजार में एक छोटा सा दवाखाना था, हमदर्द दवाखाना। यहाँ यूनानी हकीम बैठते थे, नाम था हफीज़ अब्दुल मजीद। लोग उनके पास शिकायतें लेकर पहुँच रहे थे। गर्मी में अक्सर ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं होती और सादा पानी कितना ही पी ले इंसान। हालात को देखकर हकीम हफीज़ अब्दुल मजीद को एक आइडिया सूझा। क्या था ये आइडिया? दरअसल इन तमाम बीमारियों से लोगों के शरीर में पानी की कमी हो रही थी। ये समस्या आम हो चुकी थी। हकीम हफीज़ ने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी बूटी बनाई जाए जिससे पानी के साथ शरीर में ज़रूरी न्यूट्रिशन की मात्रा को भी पूरा किया जा सके। कुछ ऑल इन वन टाइप का मामला। उन्होंने एक बड़े कढ़ाहे में कई फल, जड़ी बूटियाँ, तमाम फूल भी, मसाले भी, ये सब डाले और मिलाकर एक सिरप तैयार करा। इसमें संतरा, तरबूज, अनानास, सेब जैसे फल मिलाए गए। इसके अलावा केवड़ा, धनिया, खसखस यानी पोस्ता दाना और गुलाब कमल के फूलों के अर्क को भी इसमें शामिल किया गया। तैयार होने के बाद दिखने में ये एकदम गाढ़े लाल रंग जैसा था। अब जो भी हकीम मजीद के पास अपनी शिकायत लेकर आता, वो उन्हें यही सिरप पकड़ा देते। तब ग्राहक इसे कांच की बोतलों या बर्तनों में ले जाया करते थे। खबर फैल गई कि हकीम जी कोई रामबाड़ बूटी बांट रहे हैं। खरीदने वालों का तांता लग गया। थी तो ये दवाई, लेकिन लोगों में इसे लेकर गजब की खुमारी देखने को मिलने लगी। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचना अब आसान। अपनाइए न्यू इंडिया की माई साइबर पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। खरीद और बिक्री का सिलसिला लगातार बढ़ता गया और एक साल के अंदर ये इतना फेमस हो गया कि एक फॉर्मल नाम तक देने की ज़रूरत महसूस होने लगी। हकीम मजीद ने इसे नाम दिया रूह अफ़ज़ा, माने रूह को ताजगी देने वाला। अब जब यह हर दिल अजीज़ ड्रिंक बन ही चुकी थी, तो हकीम मजीद ने इसे बाज़ार में भी उतारने की सोची। पुरानी दिल्ली के हौज काजी इलाके में एक प्रिंटिंग वाले के पास गए, माने प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास गए और एक लेबल डिज़ाइन करवाया। इस पर रूह अफ़ज़ा को 3 भाषाओं में लिखा गया, हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू। आज भी इस पैकेजिंग में कोई बदलाव नहीं आया है। अब तक इस काम में उनका पूरा परिवार शामिल हो गया था। उनकी पत्नी राबिया बेगम, बड़े बेटे अब्दुल हमीद और छोटे बेटे मोहम्मद सईद सभी शामिल हो गए थे। तो इस तरह शुरुआत हुई रूह अफ़ज़ा की, जो आगे चलकर कई लोगों के फ्रिज तक, कई लोगों के गिलास तक और घरों घरों में पहुंचा। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हकीम मजीद की निगरानी में मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू हुआ। बाज़ार में पकड़ बन चुकी थी, पर साल 1922 में बदलाव आया जब हकीम मजीद का इंतकाल हो गया। अब कमान पूरी तरह उनके बेटों के हाथ में आ गई। छोटे बेटे मोहम्मद सईद मुस्लिम लीग से प्रेरित थे, जो अलग मुस्लिम देश पाकिस्तान की वकालत कर रही थी। बंटवारे के बाद 1948 में वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। उनके साथ रूह अफ़ज़ा का नुस्खा तो था ही, जिसकी बदौलत कराची में उन्होंने इसे बनाने का काम शुरू किया। इधर भारत में मूल कंपनी का काम बड़े बेटे अब्दुल हमीद संभाल रहे थे। पाकिस्तान में दोबारा इस ब्रांड को इस्टेब्लिश करना थोड़ा चैलेंजिंग था। यहाँ केवड़ा की सीमित पैदावार ही थी। इस सिरप में कुछ बदलाव किए गए, जैसे केवड़ा की जगह गुले बहार,
और तुरंज यानी सिट्रोन फल के फूल का इस्तेमाल किया गया। धीरे धीरे इसने अपनी पहचान बना ली। हकीम सईद को विज्ञापन की ताकत का भी अंदाजा था। वो जानते थे कि अगर किसी चीज़ की आदत डलवा दो लोगों में तो लोग उसे ज़िंदगी भर साथ लेकर चलते हैं। ऐसा कई दूसरे ब्रांड्स के साथ भी है। रूह अफ़ज़ा की हेडलाइंस भी खुद ही लिखते थे वो। उन्होंने रूह अफ़ज़ा को मशरूब मशरिक बताया, माने पूरब का शरबत। हकीम सईद को लिखने का भी शौक़ था। उन्होंने तकरीबन 200 किताबें लिखीं। इधर मोहम्मद सईद की देखरेख में ही रूह अफ़ज़ा ने पाकिस्तान में भी अपनी रंगत बिखेरनी शुरू कर दी। आगे चलकर सईद राजनीति में सक्रिय हुए। जुलाई 1993 में उन्होंने सिंध प्रांत का गवर्नर नियुक्त किया गया। इस पद पर वे जनवरी 1994 तक रहे। उन्होंने यूनानी तिब्ब को बढ़ावा दिया। ये एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है यूनानी इलाज। साल 1998 में एक कार्यक्रम में जाने के दौरान अज्ञात हमलावरों ने मोहम्मद सईद की गोली मारकर हत्या कर दी। रूह अफ़ज़ा ने बंटवारे, लाइसेंस राज और फिजी ड्रिंक के दौर को देखा, पर इन सब के बीच भी इसका क्रेज़ बरकरार रहा, आज तक बरकरार है। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट में रूह अफ़ज़ा से जुड़ा एक बड़ा दिलचस्प किस्सा पढ़ने को मिलता है। दरअसल जब 1979 में सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान पर आक्रमण किया था तो पेशावर में कई शरणार्थी शिविरों में रह रहे थे। राहत सामग्री में उनके लिए रूह अफ़ज़ा की बोतलें भेजी जाती थी। खपत को देखते हुए इस बात से हैरानी हुई कि शिविर में हर दिन कितनी बोतलों का इस्तेमाल हो रहा है। जांच कराई गई। जांच कराने पर पता चला कि अफ़गानों का रूह अफ़ज़ा पीने का अपना पसंदीदा तरीका था। वे बोतल का ढक्कन खोलते और सिरप को बिना पानी मिलाए सीधे पी जाते थे। सिरप यानी इसकी प्राचीन ख्याति, जो पुरानी ख्याति थी, वो सिरप के तौर पर ही थी, जो किस्सा हमने आपको बताया अभी। रिपोर्ट में एक और किस्से का भी जिक्र है जिसमें बताया गया है कि 1979 के दौर में बॉर्डर के आसपास के एरिया में पंजाब के कई जगहों पर कार इंजन जब ओवरहीट हो जाता था, जी कार इंजन जब ओवरहीट हो जाता था तो लोग उसे कूल करने के लिए उसमें रूह अफ़ज़ा डाल देते थे। रूह अफ़ज़ा प्लांट में तो कई वर्कर्स इसे रोटी में डालकर भी भाग जाते थे। अब कार इंजन वाली जो हमने बात बताई है, इसको एक्सपर्ट अपने रिस्क पर ही ट्राई करें। खैर आगे बढ़ते हैं। कराची लाहौर की सड़कें हो या पुरानी दिल्ली की गलियाँ, हर जगह आपको रूह अफ़ज़ा शरबत के तौर पर शरबत मोहब्बत, लस्सी या फालूदा कुल्फ़ी पर सजी हुई दिख जाएगी। दशकों से भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध खराब हुए हों, लेकिन इस ड्रिंक का अतीत दोनों देश साझा करते हैं। जैसे आज भी दोनों ही देशों में इफ्तार और ईद की मेज़ों पर रूह अफ़ज़ा के गिलास परोसे जाते हैं। रूह अफ़ज़ा से जुड़ी आपकी कोई याद हो तो हमसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में साझा करिए। आज के लिए इतना ही। ये एपिसोड लिखा था हमारी साथी प्रगति ने। नई कहानियों के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहिए द लंदन टॉप।